नमस्कार। प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में मैं देव सिंह रावत आपका स्वागत करता हूं। आज सायंकाल 15 मार्च की सायंकाल 4 बजे देश के निर्वाचन आयोग ने देश की राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित विज्ञान भवन में 5 राज्यों के चुनावों का शंखनाद किया, जिसमें बंगाल, पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल और असम राज्यों की विधानसभा के चुनाव का ऐलान किया। 35 साल बाद बंगाल में 2 फेजों में 2 चरणों में मतदान होगा। कभी 6, 7, 8 ये चलते रहते थे, परंतु इस साल बंगाल के 80,719 मतदान केंद्रों में 2 चरण में 23 अप्रैल को 152 विधानसभा सीटों में और 29 अप्रैल को 142 विधानसभा सीट यानी 294 विधानसभा सीटों पर जो मतदान होगा वो 5 राज्यों की मतदान हुए 5 राज्यों में मतगणना 4 मई को ही संयुक्त रूप से होगी। वहीं असम की 126 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में के 31,486 मतदान केंद्रों में 9 अप्रैल को मतदान होगा। केरल की 140 विधानसभा सदस्य वाली के नए विधानसभा सरकार के गठन के लिए 30,471 मतदान केंद्रों में 9 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु में 234 सदस्य वाली नई विधानसभा के गठन के लिए 75,022 मतदान केंद्रों में मतदान होगा। वहीं पांडिचेरी के 30 विधानसभा सदस्यों वाली पांडिचेरी विधानसभा के लिए 1,091 मतदान केंद्रों में 9 अप्रैल को मतदान होगा। ये ऐलान किया मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने। इस अवसर पर भारत के चुनाव आयोग के वरिष्ठ आयुक्त डॉक्टर एस संधू और डॉक्टर विवेक जोशी भी उपस्थित थे। देश की मीडिया का पूरा ध्यान, समाचार जगत का ध्यान, जनता का ध्यान, राजनेताओं का ध्यान, चुनाव समीक्षकों का ध्यान इस चुनाव पे था। पर आज हम चुनाव की बात नहीं करते हैं। चुनाव हार जीत का यही है कि असम में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के फिर सत्तासीन होने के आसार हैं। वहीं बंगाल में बड़ा कड़ा मुकाबला होगा। ममता बनर्जी चुनाव जीत भी सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी उसे अपदस्थ करने के लिए इसे त्रिकोणीय चुनाव बना रही है। जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद के नाम पे वहाँ अल्पसंख्यकों के बीच में कट्टरपंथ की भावना जागृत करके ममता से अलग एक नए दल के रूप में वहाँ गठित है। देखना है कि ये नया दल ममता के चुनावी समीकरणों को कहाँ तक प्रभावित करता है।
पांडिचेरी के बारे में यही है कि पांडिचेरी में भाजपा भी दांव मार सकती है, विपक्ष भी दांव मार सकती है, क्योंकि सत्ता साधन और तंत्र पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केरल में वामपंथी मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक मोर्चे के बीच में है। केरल में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमर कसे हुए हैं। तमिलनाडु के चुनावों में जहाँ तक ये बात है, तमिलनाडु के चुनाव में द्रमुक जो स्टालिन मुख्यमंत्री थे हैं वर्तमान में, वो अपनी उन तमाम तिकड़मों से जिसे केंद्र सरकार या सत्तासीन सरकारें सत्ता में होने का फायदा उठाकर मतदाताओं को रिझाने के लिए चुनावी समीकरण को प्रभाव करते हैं, उनको मतदाताओं को लोक लुभावने योजनाएं देकर अब तो ये हाल हो गया है कि निरंतर, जैसे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में बहिना धन या कन्याधन जो भी है उसके उनके अकाउंट में, किसानों के इनके अकाउंट में चुनाव से पहले कुछ किस्तें आ जाती हैं, चुनाव के बाद आ जाती हैं। इसको रोक पाने में चुनाव आयोग असफल है। ये हमारा आज ये जो इस चर्चा का मुख्य कारण ये है, जो चुनाव मतदाता और मतदान लोकतंत्र का एक प्राण समझा जाता है, वो एक प्रकार से ग्रहण कैसे लग गया। आज देश के तमाम विकार, जातिवाद के, संप्रदायवाद के, कट्टरवाद के, भ्रष्टाचार के तमाम जितने विकार हैं, अगर वो कहीं पे देखने हों, राजनीतिक दलों का असली चेहरा और मतदाताओं की दिशाहीनता देखनी है, तो चुनाव के समय आप देखिए, देश के जमीनी मुद्दे एक तरफ, देश के भविष्य के मुद्दे एक तरफ, देश प्रदेश में मंडरा रहे संकट के बाद एक तरफ, वर्तमान जन समस्याओं और ज्वलंत समस्याएं एक तरफ, केवल इसमें धन बल, बाहुबल, संकीर्णता, जातिवाद, तंत्र का दुरुपयोग करना इस प्रकार से हो गया है कि अगर ये चुनाव जहां प्राणवायु का काम करती है लोकतंत्र के लिए, वहीं ये चुनाव एक प्रकार से लोकतंत्र का जमी दोज करने का काम करती है। अगर देश में वास्तव में कहीं सुधार करना है, सुधार के लिए जरूरत है, तो सबसे पहले चुनाव आयोजन को ही सुधारना होगा, चुनाव आयोग को ही सुधारना होगा। जिस प्रकार से सरकारों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए इस पर आम सहमति का जो ये था कि मुख्य चुनाव आयुक्त भी एक निष्पक्ष चुनाव आयोग के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, एक सरकार का आदमी होता था, एक नेता प्रतिपक्ष होता था, तीनों की आपसी सहमति से ही ये बनता था चुनाव। अब ये कर दिया है कि मुख्य न्यायाधीश को हटाकर सरकार के दो रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे या गृह मंत्री रहेंगे या अन्य मंत्री रहेंगे, एक नेता प्रतिपक्ष। इस प्रकार से सरकार के द्वारा ही एक प्रकार से चयन होगा, मोहम्मद उनका होता है ये चयन। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो चुनाव में सुधार व धनबल और मतदाताओं को प्रलोभन देने का, उसको बिल्कुल नकारने, जिस प्रकार से ये बहिना धन, जिस प्रकार से ये चुनाव के समय किसानों के इसके 2-2, 3-3 महीने पहले से जो किस्तें डायरेक्ट अकाउंट में जारी है,
ये लोक लुभावने के लिए इस पर अंकुश लगना जरूरी। इसके साथ जातिवाद का जहर, जातिवाद, संप्रदायवाद, हिंदू मुस्लिम, ये तमाम विकृतियां, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, इतनी विकृत मानसिकताएं, हालत ये हो गई है देश का उच्च पदों पे आसीन लोग अब ये नहीं कहते हम भारत के नागरिक हैं, वो ये कहते हैं हम, कोई कहता है हम पिछड़ा वर्ग से हैं, कोई अपनी जातियां बताते हैं। जातियां बताने का एक कारण यह है कि वो अपनी जातियों को संदेश देते हैं, उनको एक प्रकार से प्रलोभित करते हैं। ये खाई समाज में पाई जा रही है। यहाँ पे न्यायोचित किसी का शोषण न हो, किसी का दमन न हो, विकास का सबको अवसर मिले, प्रतिभाओं का सम्मान हो, सबको शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय मिले, इससे कोई लेना देना नहीं। जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे इस देश की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहा है। एक तरफ हमारा यहाँ पे वर्तमान में पूरा विश्व इस समय दिख रहा है किस प्रकार से ट्रंप अमेरिका को फिर महान बना रहे हैं, प्रतिभाओं को विश्व के चारों तरफ से ले जाकर, और अमेरिका के हितों पर वहाँ जो घुसपैठी है उन पे हथकड़ी लगा के यहाँ उनके देश में भेज रहे हैं, देशों में टैरिफ लगा रहे हैं, अपने देश के लिए मजबूती कर रहे हैं। चीन ने सारे संसार के उत्पादन इकाइयों को ठप करके अपने यहाँ उत्पादन का एक प्रकार से केंद्र बना दिया है, अपाहिज बना दिए पूरे संसार के कल कारखानों को। इजराइल अपने अस्तित्व के लड़ रहा है, ईरान अन्याय के खिलाफ अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है, अमेरिका से भी टकरा जा रहा है। जिस अमेरिका के खिलाफ आवाज उनके कुकृतियों पे के विरोध करने तक का, शाब्दिक विरोध करने, निंदा करने की शक्ति संसार के तथाकथित बड़े देशों में नहीं है, उस ताकत को ईरान यूज कर रहा है, सामना कर रहा है। उसे नमन उसकी बहादुरी को। पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इसराइल को मिटा देंगे, इसराइल का भी ये नहीं होना चाहिए कि ईरान को मिटा दें। असुरक्षा की भावना और वर्चस्व के कारण ये विवाद हो रहा है। सबको जीने का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरे देश के राष्ट्रपति को जाकर अपने बाहुबल से, सामरिक हथियारों से उठाकर बंदी बना लेना, ये लोकतंत्र का और विश्व समुदाय का है। एक प्रकार से ऐसे समय में हम जी रहे हैं जब एक प्रकार से यूएनओ मृतप्राय हो चुका है। ऐसे समय में राष्ट्र को मजबूत चारों तरफ से, पाकिस्तान से लेकर चीन का इतना बड़ा तक, अमेरिका ने इस प्रकार से भारत के नकेल कस दी है कि हमारे कहने पर आप तेल लेंगे, हमारे कहने पे इससे लेंगे, उससे लेंगे, आप पे इतना टैक्स हम लगा देते हैं, आप भारत उस पर टैक्स नहीं लगा पा रहा है। भारत की ये दयनीय स्थिति से उबारने का काम होना चाहिए थे बात मजबूत से। ये सब तभी होगा जब चुनाव सुधारों में वो होगा। आए दिन केवल चुनाव भी नहीं होना चाहिए, पर चुनाव में जो घोषणाएं करते हैं उन घोषणाओं को पूरा न करने वाले दलों पे, शासकों पे उतना प्रतिशत सीटों को अगले विधानसभा चुनाव में न लड़ने के अलावा, और एक खर्च की एक सीमा होनी चाहिए। सत्तारूढ़ दल और सारे दलों इतने अरबों खरबों का चंदा वसूल कर रहे हैं अनाप शनाप से, तो कैसे इस देश को आगे बढ़े। जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे योजनाओं को देश के हितों के अनुसार, न्याय के अनुसार नहीं, जाति के नाम पे ये योजनाएं जो बन रही है, टिकटें जो वितरण होती है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो जाति के आधार पे है, क्षेत्र के आधार है, संप्रदाय के आधार पे। इतनी घृणा रसातल में देश को पहुंचा दिया। इसको सुधार करने के लिए
और जिस प्रकार के चुनाव आयोग को अपने इशारों पे नाचने के लिए कि उस पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता है, चुनावी साक्ष्य जो फोटो हैं 40 दिन के बाद खत्म कर दी जाए, चुनाव आयुक्तों पे मामला दर्ज नहीं हो सकता। आखिरी इस प्रकार लोकतंत्र में जो गलत काम करेगा उस पर मामला दर्ज क्यों नहीं? ये चीजें हैं। चुनाव आज जब तक चुनाव प्रणाली में सुधार नहीं होगा, खर्चों का जब तक ये रहेगा, आम आदमी चुनाव ही नहीं लड़ सकता। जनहित के मुद्दों का कोई नहीं है। इस प्रकार के धन बल, क्षेत्र बल और सरकारी एजेंसियां सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काम करती है, तो चुनाव कैसे निष्पक्ष होगा? आज निष्पक्ष चुनाव के बिना और इस प्रकार के गर्त से उबारे बिना न देश में लोकशाही बच सकती है, न सुशासन आ सकता है, न आम जनमानस आगे। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा कम से कम आचार और विचार से लेकर भारतीयता का ध्वजवाहक बने। इसी आशा और विश्वास के साथ आज ये कहना है, चुनाव पे चुनाव, केवल चुनाव के लिए ही अगला चुनाव। सरकारों का काम यही हो गया, इस चुनाव को जीतने के लिए अगले चुनाव की तैयारी करना। देश के को सही दिशा कैसे देंगे? देश में कर्जा कितना चढ़ गया है, हजारों अरबों खरबों का कर्जा। आखिर ये किस लिए? केवल इवेंट मैनेजमेंट के लिए, केवल अपनी छवि चमकाने के लिए? आखिर देश के हितों पे आज आम देश का नागरिक न शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, इनसे वंचित। आम आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। सबको शिक्षा एक समान, राजा हो या रंग कमान, सबको होना चाहिए था। कौन करेगा? भारतीय भाषाओं में 75 साल में भारतीय भाषाओं को जमी दोज कर दिया गया। देश का स्वाभिमान, देश का नाम, देश की इतिहास से लेकर संस्कृति जमी दोज है। सत्ता में जो बैठ जाते हैं वो अपने को ही देश से बड़ा मान लेते हैं। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ आज जरूरत है, चुनाव सुधारों की बहुत जरूरत है। चुनाव सुधार किए बिना ये जितने भी चुनाव हैं, ये चुनाव देश को पतन के गर्त में डालेंगे। जय हिंद, जय भारत।